नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज है 5 फरवरी 2026। आज का दिन आ ही गया। मुझे उम्मीद थी कि फाइनली शायद यूएस रशिया कुछ बातचीत कर लेंगे, दुनिया एक न्यूक्लियर वॉर के खतरे से थोड़ा पीछे हट जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप देखोगे आज के दिन दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने ट्वीट करी है कि बस अब हो चुका है। इतिहास में पहली बार सिंस 1972 विश्व एक ऐसे युग में आ चुका है जब कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स के नंबर को रोकने वाली या फिर अंकुश लगाने वाली ट्रीटी नहीं है। और नीचे आप देख पाओगे, ये यहाँ पर डालते हैं एक फोटो गेम ऑफ थ्रोन्स शो की, जहां पर लिखा है विंटर इज कमिंग, या फिर आप कह लीजिए द न्यूक्लियर विंटर इज कमिंग। ये बात ना सिर्फ रशिया के पूर्व प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट है, ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अमेरिकन पार्लियामेंट को ऐड करना होगा। न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी खत्म हो जाएगी। आज खत्म हो ही चुकी है 5 फरवरी को, और एक बार ये खत्म हो गई तो दुनिया कम सुरक्षित हो जाएगी। द वर्ल्ड विल बी लेस सेफ। इस पे आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। मैं जानता हूं भारत में हम लोग ज्यादातर ट्रेड डील पर फोकस कर रहे हैं कि जी एग्रीकल्चर में एंट्री यूएस को हम देंगे नहीं देंगे, बट अगर हम बात करें दुनिया भर की, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट पीस, ये जो डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आप देख पाओगे हेडलाइन, अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल बिगिंस ऑन थर्सडे। आज थर्सडे है और अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जब बेसिकली रशिया के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रशिया चाहे तो आज के समय 5000 न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। यूएसए को कोई वार्निंग भेजने की जरूरत नहीं है, यूएसए को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स कहां पर स्टेशन कर दिए हैं, कहां पर पोजीशन कर दिए हैं। और इससे देखिए मिसट्रस्ट बढ़ता है, और जब ट्रस्ट की कमी होती है, जब आपको शक होता है कि सामने वाला आप पे पहले अटैक कर देगा, उसी केस में न्यूक्लियर वॉर का खतरा सबसे ज्यादा पीक पे होता है। इंटरनेशनल मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। फियर्स ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स रेस राइज एज यूएस रशिया ट्रीटी एक्सपायर्स। जापान में तो देखिए कई लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, स्पेशली उस जनरेशन ने जिनके कई रिलेटिव्स मारे गए थे 1945 की एटॉमिक बॉम्बिंग में। जैसे आप लोग जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में इन 1945 यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे जापान पर, एक हिरोशिमा नागासाकी पर। जो विक्टिम्स थे उन अटैक्स के, जो उनके रिलेटिव्स थे, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से जो ये ट्रीटी अब एक्सपायर हो चुकी है रशिया यूएसए के बीच में, इससे न्यूक्लियर वॉर का खतरा बिल्कुल बढ़ चुका है। जापान एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स फियर न्यूक्लियर वॉर एज यूएस रशिया आर्म्स कंट्रोल पैक्ट एक्सपायर। नाउ यहाँ पे आपका सवाल होगा कि ऐसी कौन सी ट्रीटी एक्सपायर हो गई है 5 फरवरी को लेकर, दुनिया में इतनी ज्यादा नर्वसनेस क्यों है? क्यों अब कहा जा रहा है कि हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एरा में आ चुके हैं? और इस टॉपिक को रेज करना इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि कहीं ना कहीं इस पर अवेयरनेस जागे, दुनिया भर में इस पर बातचीत हो, और होपफुली मैं यही कहूंगा कि इन द फ्यूचर रशिया और यूएस फिर से एक ऐसा पैक्ट साइन करे जिससे न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी हो। ना ये सारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। साल 2011 में जब बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तब एक ट्रीटी साइन करी गई थी रशिया के साथ जिसका नाम है द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि 5 फरवरी 2011 को ये ट्रीटी साइन हुई, और इस ट्रीटी को एक्सटेंड करके फरवरी 4, 2026 तक का इसका टाइम रखा गया था। इस ट्रीटी के अंडर डिसाइड ये किया गया कि कभी भी कुछ ऐसा ना हो कि रशिया और यूएसए के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कि रशिया कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा हो, सडनली यूएसए को लगे कि हम पे अटैक हो जाएगा, और उसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स थे इस डील में। फॉर एग्जाम्पल, दोनों साइड्स मैक्सिमम 700 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब यहाँ पे आप कहोगे 700 भी कम होते हैं। अगर आप 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय करके रखते हो तब भी ये कम थोड़ी ना है। इतने मिसाइल्स भी आपने लॉन्च कर दिए तो आधी धरती खत्म हो जाएगी। वेल, इस ट्रीटी में पहली बात तो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उन पर लिमिट रखी गई थी, जो लिमिट्स आपके सामने हैं। मेन चीज इस ट्रीटी में मेरे हिसाब से ये थी कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो सकता था, कि अगर मान लीजिए यूएसए के ऑफिशियल्स को रशिया में जाकर ऑन साइट, जहां पे ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करते हैं, वहां पर इंस्पेक्शन करना है कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड यहां पर है, कहां पर डिप्लॉयड हैं, क्या इनका टारगेट है, तो ये कर सकते हैं। इधर आप देख पाओगे ऑन साइट इंस्पेक्शन की लिमिट रखी गई थी 18 साल में 18 बार, मतलब कि कई बार महीने में 2 बार भी
अमेरिका के ऑफिशियल जा सकते थे रशिया में और जो भी रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको चेक कर सकते थे। सिमिलरली रशिया के भी जो ऑफिशियल्स हैं ये जा सकते थे यूएसए में और चेक कर सकते थे कि यूएस के न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां पर डिप्लॉयड है। अब एक बार को आप मुझे कह सकते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों देश बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स कहां पर डिप्लॉयड हैं। देखिए कहीं ना कहीं तो आपको ट्रस्ट करना होगा, ठीक है, नहीं तो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग, कहीं ना कहीं तो एक ट्रस्ट आना चाहिए कि जो दूसरा कंट्री है ये बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सच बोल रहा है। और देखिए दोनों कंट्रीज के पास सैटेलाइट्स का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, तो छुपा पाना ये बात काफी मुश्किल हो जाता। तो जो ये ऑन साइट इंस्पेक्शन वाली क्लॉज है, उसके अलावा बायएनुअल डेटा एक्सचेंज वाली क्लॉज है कि दोनों देश लगातार एक दूसरे को डेटा प्रोवाइड करेंगे कि हमने अभी कितने स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स वॉरहेड्स ये डिप्लॉय कर रखे हैं, कितने इन द फ्यूचर हम डिप्लॉय करने वाले हैं, कितने मिसाइल्स हम ट्रांसफर करेंगे, कहीं और लेकर जाएंगे। ये सारी बातें ये दोनों देश एक दूसरे को बताया करते थे। और अब 1972 से लेकर अब पहली बार हम एक ऐसे युग में हैं जब ऐसी कोई भी ट्रीटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो न्यू स्टार्ट से पहले भी किसी ना किसी रूप में एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती थी जिससे रशिया यूएसए के बीच में कुछ थोड़ी बहुत तो अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, जिससे डर ना फैले। अब ऐसी ट्रीटी है नहीं। जब आज के समय यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनसे हाल ही में पूछा गया कि स्टार्ट ट्रीटी एक्सपायर हो चुकी है, अब आप क्या करेंगे, क्या कोई नई ट्रीटी आप बनाएंगे कि ट्रम्प स्टार्ट या कुछ मतलब नई टाइप की कोई एक ट्रीटी हो। इन्होंने जवाब दिया कि देखो इस टाइप की ट्रीटी बनाना पॉइंटलेस है अगर चाइना यहाँ पे ना हो। एक तरफ से आप अगर देखो तो यूएसए का लॉजिक ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि चाइना आज के समय इतनी बड़ी पावर बन चुकी है, उनके पास इतने सारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं कि कल को अगर मान लीजिए इस ट्रीटी को एक्सपैंड करना है या फिर इस ट्रीटी का नया वर्जन बनाना है तो वहाँ पे चाइना को डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए। बट एट द सेम टाइम मान लीजिए चाइना मना कर देता है, तब आप क्या करोगे? मतलब कि सडनली दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं होगी जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने कौन डिप्लॉय कर रहा है, कहाँ डिप्लॉय कर रहा है, इसको लेकर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होने वाली है। जो ये क्लिप है ये देखिए। Separately, sir, if I could also ask about the New START treaty with Russia that expires tomorrow. Yeah, I don't have any announcement on New START right now. I think the president will opine on it later. Obviously, you know, the president's been clear in the past that in order to have true arms control in the 21st century, it's impossible to do something that doesn't include China because of their vast and rapidly growing stockpile. बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर सेम बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर सच में न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल लाना है तो उसमें चाइना को एक पार्टी बनाना होगा ना। प्रॉब्लम इसमें ये आती है, अगर चाइना कहेगा कि हमको पार्टी बनाना है तो इंडिया को भी लेकर आओ। बाद में ऑब्वियसली ये बात फैलती रहेगी कि फिर इवेंचुअली ये काम करते हैं ना, ये स्टार्ट ट्रीटी सिर्फ दो देशों के बीच में क्यों, सभी कंट्रीज को इसमें लेके आइए आप। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह दुनिया भर के देश जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, चाहे उन कंट्रीज ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी हो या ना करी हो, सबको एक सिंगल ट्रीटी में लेके आओ जहां पर हर देश कितने वेपन्स डिप्लॉय करके बैठा है इस पर लिमिट होगी और प्रॉपर इसकी जानकारी दी जाएगी हर जगह, ताकि कल को कोई भी देश अचानक से न्यूक्लियर वेपन यूज ना कर पाए। ये देखिए मुश्किल से हो पाएगा और मुझे यही लग रहा है कि ये मामला फंस जाएगा अनलेस डोनाल्ड ट्रंप में सद्बुद्धि आए और वो कहे कि चलो चाइना को जब हम लाएंगे तब लाएंगे, बाद में देखी जाएगी। अभी के लिए रशिया के साथ जो ट्रीटी थी इसको तो एक्सटेंड करो। अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट होगी, बट चांसेस अभी के लिए लग रहे हैं कि ये मामला अटक जाएगा और दुनिया एक बहुत ज़्यादा डेंजरस जोन में होगी जहां पे कुछ ही हफ्तों की मिसअंडरस्टैंडिंग से न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो सकती है। जो जापान में न्यूक्लियर वॉर के सर्वाइवर्स के रिश्तेदार हैं वो बिना बात पे पैनिक नहीं कर रहे, दे आर नॉट पैरानॉइड। उनका जो फियर है वो बहुत हद तक जस्टिफाइड है। सही बात कह रहे हैं वो लोग, आज के समय दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बहुत ज़्यादा करीब जा रही है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके हिसाब से अगर मान लीजिए कल को न्यू स्टार्ट पार्ट 2 या फिर कोई और टाइप की ट्रीटी बनाई जाती है न्यूक्लियर वॉरहेड को कंट्रोल करने के लिए, क्या आपके हिसाब से भारत को भी उसका पार्ट होना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अल्टीमेटली लगी रहा है कि यह बस दो कंट्री नहीं मल्टी कंट्री ट्रीटी बनाने की ये बात करेगा यूएस। तो आप बताइए क्या भारत को ऐसी ट्रीटी का पार्ट बनना चाहिए या नहीं? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं
डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।